얘기 다른 게 리액션 비디오인데 걔 친구직 차도다 걔 친구야 걔 좀 가인 차이 난답니다 이 리액션 비디오한테 야기 유튜버직도야 야기 유튜버도 링요는 얘기 코랑기 비디오라 리액션다 갈래 지을라나 배 나오는 틱톡을 보무지기 종교가지 코랑기 중요하다 갈리 가지 주면 이만 이 비디오직 리액션이야 그런 수 빼고 나도 또 나코 subscribe 치어라야 코 비디오 사가 될래죠 아니 거기 비디오 디 가르치려나 what really happened to 차원 누구 그랬어 또 차원 누구 딱 말하는 게딱 오늘날다 뭐 아니 하르잖아 아 코도 쉐윤 인게 코 가르치 하고 레이러 다니 이네 레이러 이네 말하면은 나 하워 보면 나 민데 코랑기 빠르 통유라 종디 코랑기 빠르 되서니 미드줄다 인스타그램다 루다 레슨 피스 이네 나게 얘기 쉐어 진유 나랑기 기지 if my memory serves me 얘기 쉐어 진유에 비져요 이네 나 코랑기 겹종이 중요라 가진 중임에 가르치임에 코랑 간데 차에면 그런 게 중요하다. 네가 퀸 하면 정말이야 쉐어다야. 네가 뭐 서울에라나 나라 쉐거용이 미지그래. 아니 나라 지단에 표시에다 내줄 리액션 등의 미지래. 안디 나라 기타 코로나 리서치 마치와다. 그런 게 배백이 아래시 그래. 아니 뭐 서울다 나라예요. 뜻 뭐 서울에 이네 딱 야직도 영국에도야. 딜레티스 뭐 서울로 중국들아 이네 개체야 말다. 그런 게 깔리게네 미로직스를 얘기 랭에 가래 리액션다 리액션을 말아 교수 단념도다 비디오디 그런 단념도다 아니 싸워 하고 해줘다 중나자 하고 해줘 미규 다라래 아니 다른 게 비디오 다라래서 차원 누구 코랑 가리 중임에 아니 말아줘 사만념도다 오라 기지 비디오 나오러나 라이크 이지메 처러지 아니 교란 삼지 코멘트 처러지라 교란 사 구유나 교란 수 있듯이 야 하고요나 코멘트 처러지 기지 비디오 나 기지 인포메이션 먹여드려요나 교란 수 코멘트 처러지라 나다 제 고수임에다 나 블랭크다 I'm like a blank, like clean paper. ना खोज कोसी में था. So साहबुरे क्यों के साहबुर. Okay, so let's go guys. सिर्फ 18 साल की एज में ये लड़का पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका था. तिब्बत के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग से लेकर मॉडर्न हिप हॉप और पॉप सॉन्ग्स तक उसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रखा हुआ था. जो लड़का न्यू जनरेशन के लिए एक आइडल बन चुका था और जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये लड़का आने वाले टाइम का एक राइजिंग स्टार है. एक दिन अचानक से उसकी मौत की खबर आ जाती है. जो सिंगर बैक टू बैक हिट पे हिट ट्रैक्स निकाल रहा था और जिसकी पॉपुलैरिटी चाइना से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो वार्नर ब्रोस जैसे म्यूजिक लेबल के साथ भी साइन हो चुका था. एक दिन अचानक से खबर फैल जाती है. Really? वार्नर ब्रोस की म्यूजिक लेबल वार्नर म्यूजिक ग्रुप ला को साइन रहे. साउंड 누구 거나. ओ ती हाउ मस्त था मुझे आती है कि उसने अपने आप को आग लगा ली है और अब वो इस दुनिया में नहीं है. कुली में से सर रहा था ये समझ लो. उसकी मौत से पूरे तिब्बत में एक आउटरीच स्टार्ट हो जाता है. लोग प्रोटेस्ट करते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे मार्च निकाले जाते हैं, लोग इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं. लेकिन एट द एंड इस बात को दबा दिया जाता है और धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं हु वाज सेवांग नोरबू. Yeah, the story. I have no idea, man. Welcome to Curious Portal, where we talk about mystery, mythology and magic. तो इसलिए प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना. Okay. डेथ ऑन कैमरा सीरीज में लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक फेमस व्लॉगर के बारे में थी, जिसे बड़ी बेरहमी से उसके हस्बैंड द्वारा ऑन कैमरा जला दिया गया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. उस वीडियो में और इस वीडियो में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही केसेस में मरने का तरीका सेम है, यानी कि आग. पर फर्क इतना है कि इस केस में मरने वाले शख्स की बॉडी को गायब कर दिया जाता है और बड़ी आसानी से इस केस को एक सुसाइड बता दिया जाता है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ द राइजिंग स्टार ऑफ तिब्बत, सेवांग नोरबू. सेवांग नोरबू का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1996 को तिब्बत के नागचू रीजन में. सेवांग नोरबू के जो पेरेंट्स थे, उसके मॉम और डैड दोनों ही म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. इसलिए नोरबू भी अपनी पेरेंट्स के गाइडेंस में एक म्यूजिकल इन्वायरमेंट में ही बड़ा हुआ. सेवांग नोरबू की मदर, जिनका नाम था सोनम वांगमो, एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड तिब्बतन सिंगर थी, जिन्हें की नेशनल लेवल अवार्ड तक मिल चुके थे. सेवांग नोरबू नागचू में ही पला बढ़ा और वहीं उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की. सेवांग नोरबू की मदर तो एक वेल नोन
Sewang Norbu's parents are renowned musicians in Tibet. His father was head of state-owned performance arts department and his mother was popular Tibetan singer. Oh. फेमस सिंगर थी ही, Oh. लेकिन उसके फादर चोग्यान भी तिब्बत के अंदर एक वेल रिस्पेक्टेड फिगर थे, जिन्हें म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए जाना जाता था। नोरबू की मदर की तरह उसके फादर भी एक नेशनल लेवल म्यूजिशियन थे। वह एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर थे और तिब्बत के कल्चर और ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की काफ़ी नॉलेज रखते थे। तो ऐसे म्यूजिकल इन्वायरमेंट में रहते हुए अर्ली एज में ही नोरबू के अंदर भी म्यूजिक के लिए इंटरेस्ट जाग गया था। सेवांग अक्सर अपने पिता को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखता था, म्यूजिक कंपोज करते हुए देखता था, जिससे कि उसके अंदर म्यूजिक के लिए प्यार जाग चुका था और वह म्यूजिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट हो चुका था। वह ना केवल फोक सॉन्ग्स और तिब्बत के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाता, बल्कि मॉडर्न म्यूजिक और पॉप सॉन्ग भी गाया करता था और खुद भी बेहतरीन गीत लिखा करता और कंपोज किया करता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेवांग नोरबू के पेरेंट्स दोनों ही म्यूजिकल बैकग्राउंड से थे और दोनों ही वेल एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स थे, म्यूजिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो इसलिए सेवांग नोरबू भी एक म्यूजिकल बैकग्राउंड में ही बड़ा हुआ था और अर्ली एज में ही उसके अंदर म्यूजिक को लेकर काफ़ी पैशन जाग चुका था। अपने फादर को म्यूज़िक कंपोज करते हुए देखकर उसके अंदर भी म्यूज़िक के लिए इंटरेस्ट जागा और सेवांग नोरबू भी छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर देता है। उसने धीरे धीरे म्यूज़िक को समझना शुरू किया, खुद भी लिखना शुरू किया, खुद भी गाने कंपोज करना शुरू किया और इस तरह से सेवांग नोरबू की म्यूज़िक की जर्नी अर्ली एज में ही शुरू हो जाती है। इसके बाद सेवांग नोरबू लहासा के अंदर तिब्बत यूनिवर्सिटी में स्टडी करने चले जाते हैं। वहाँ वो म्यूज़िक की स्टडी करते हैं और तिब्बतन और मैंडरीन दोनों ही लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से गाना लिखना, कंपोज करना और गाना सीख जाते हैं। हालांकि सेवांग नोरबू अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में बहुत ही अच्छा गाते थे और बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनको सबसे पहले फेम मिला था चाइना के एक टीवी शो से जहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस शो का नाम था रोड टू स्टार। 2014 का वो टाइम था जब सेवांग नोरबू ने इस शो में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर उन्होंने तिब्बत के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए थे, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी पियानो स्किल्स भी दिखाई थी। उनकी यूनिक वॉइस और टैलेंट की वजह से वो बहुत ही जल्द पूरी कंट्री में टॉप 40 में और वेस्टर्न रीजन में टॉप 12 में आ चुके थे। वेस्टर्न रीजन में टॉप 12 में आने के बाद और पूरी कंट्री में टॉप 40 में आने के बाद भी सेवांग नोरबू अचानक से उस शो को क्विट कर देते हैं और उनके शो को क्विट करने के क्या रीजंस थे इसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। शो को क्विट करने के बाद उन्हें वॉइस ऑफ चाइना से भी इनविटेशन आया था, लेकिन वो उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। इस शो को रिजेक्ट करने के उनके क्या रीजंस थे इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नोरबू एक ऐसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जहां पर वो अपने कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके बिना किसी रोक टोक के, और शायद यही रीजन था कि उन्होंने वॉइस ऑफ चाइना को रिजेक्ट कर दिया। 2014 में एक शो को क्विट करने के बाद और दूसरे को रिजेक्ट करने के बाद 2017 में सेवांग नोरबू एक म्यूजिक आइकन शो को ज्वाइन करते हैं एज ए पार्टिसिपेंट, जिसका नाम था द कमिंग वन, जिसे कि टेंसेंट वीडियो की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। इस शो की लाइव परफॉर्मेंस में उन्होंने एक फोक सॉन्ग परफॉर्म किया था जिसका नाम था नोमाल्स बालाद, जिससे इम्प्रेस होकर जज ह्यूआ चैन्यू ने उन्हें सुपर लकी 666 ऑफर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्टली टॉप 12 फाइनलिस्ट में पहुंचा दिया गया था। इसके बाद काफ़ी सारी स्टेजेस को पार करते हुए वो टॉप 4 में आ जाते हैं और पूरी कंट्री में नेशनल लेवल पर वो टॉप 9 में आ जाते हैं। टॉप 9 फाइनलिस्ट बनने के बाद उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है और वो इस टॉप 9th पोजीशन के साथ ही शो से बाहर हो जाते हैं। 2018 में उन्होंने अपना एक सोलो ट्रैक निकाला था जिसका नाम था ड्रेस, और इसी तरह 2018 में ही उन्होंने एक और ट्रैक निकाला था जिसका नाम था सीक्रेट। इसके बाद अक्टूबर में सांपा और 2018 में ही वे सिचुआन में एक टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं जो था साउंड्स ऑफ नेचर। 2019 में उन्होंने सोलो ट्रैक संसार रिलीज किया था और मार्च 2019 में लेट्स ब्रेकअप, मार्च 11 में डिस्को और मार्च 12 को लुकिंग टुवर्ड द चांग। Guys, 네가 항상 리액션 곧나 카메라 들어오잖아. 시 믹스기 다 표현해 그 쉐인다. 교란수기 리액션 곧나 카메라 들어오잖아. 저 표현한 this exploring 해줬다. 표현 나올라 쉐인다. this exploring 해줘야죠. recommendation 교란수 때더라. 하려가 쉐라 고치만 한 거죠. So चांगथांग 18 मई को सेवांग नोरबू ब्यूटी वैली म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं और डांस फ्लोर ट्रैक परफॉर्म करते हैं। जुलाई में अरीवा चैमी लामो के साथ अपना पहला ड्यूट लव सॉन्ग रिलीज करते हैं विच वाज टाइटल्ड एक्सेप्ट यू, जिसमें मॉडर्न पॉप
और तिब्बतन रैप का एक टच देखने को मिला था। और इसके बाद भी उनके कई ट्रैक्स आते रहे, रिटर्निंग होम, फॉरएवर लव, मैजिक, और वह कई सारे शोज का हिस्सा बनते रहे, जैसे लेट्स बैंड टुगेदर, स्प्रिंग फेस्टिवल गाला। 2020 में पैंडेमिक के टाइम पर उन्होंने चैरिटी के लिए भी सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे। सेवांग नोरबू की एक जेंटल और क्लियर वॉइस थी और उनके पास सॉलिड गिटार प्लेइंग स्किल्स भी थी। उनका तिब्बतन सिंगिंग स्टाइल उनकी कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी को दिखाता था। इवन जब उन्होंने एक ट्रैक परफॉर्म किया था, सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड, इस इमोशनल ट्रैक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। 2021 में सेवांग नोरबू को 24th शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज अ ऑनर्ड गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था, जहां पर उन्होंने अपना फेमस ट्रैक कमिंग होम परफॉर्म किया था। तो इस तरह बहुत ही जल्द वो अपनी जनरेशन के प्रोमिनेंट सिंगर्स में से एक बन चुके थे। इवन वो यूथ के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट बन चुके थे, जिन्हें एक आइडल के रूप में माना जाता था। 2022 आते तक उनके वेबो पर ऑलमोस्ट 6 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। उनकी पावरफुल यूनिक वॉइस और उनकी एडोरेबल स्टेज प्रेजेंस को लेकर चाइनीज और पूरे नेशनल लेवल के मीडिया में बातें चल रही थी, जहां तक कि उनका म्यूजिक इंटरनेशनल जाने लगा था। और 2021 में उन्हें इंटरनेशनल लेबल जैसे कि वार्नर म्यूजिक चाइना की तरफ से एक राइजिंग स्टार के रूप में साइन भी किया गया था। तो इस तरह से उनका म्यूजिक करियर काफ़ी अच्छा जा रहा था। उन्हें नए नए ऑफर्स मिल रहे थे, वो शोज़ भी कर रहे थे, नए नए ट्रैक्स भी निकाल रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी चाइना से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ने लगी थी। इस तरह उनका म्यूजिक करियर काफ़ी अच्छा जा रहा था। और एक दिन अचानक से खबर आ जाती है, सेवांग नोरबू इज़ नो मोर। पहले तो उनकी डेथ को लेकर काफ़ी टाइम तक एक मिस्ट्री बनी रही कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। अचानक से कैसे खबर आ गई कि एक फेमस सिंगर की डेथ हो चुकी है। और क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि एक फेमस सिंगर की डेथ हो जाना, जो कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो चाइनीज़ मीडिया ने भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश की। क्योंकि एक फेमस सेलिब्रिटी की डेथ हो जाना लोगों के बीच में एक आउटरीच क्रिएट कर देता है। तो उस टाइम पे चाइनीज़ मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को दबाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे लीक्स बाहर आना शुरू हो गई, और जब लोगों को धीरे धीरे बात पता चलना शुरू हुई, तो फाइनली चाइनीज़ पुलिस कंफर्म करके बताती है कि सेवांग नोरबू ने 25 फरवरी के दिन खुद को आग लगा ली थी पोतला पैलेस के सामने, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी क्रेडिबल सोर्सेज, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने लाइव उस चीज़ को अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया था। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सेवांग नोरबू के साथ वो हादसा होते देखा था। सेवांग नोरबू की वो वीडियोस काफ़ी टाइम तक इंटरनेट पर सरफेस करती रही, लेकिन बाद में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और इन वीडियोस को इंटरनेट से हटा दिया गया। ऑफ कोर्स मैं इन वीडियोस को करंटली आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आज भी आपको कई ऐसी वेबसाइट्स पर ये वीडियोस मिल जाएंगी। कहा जाता है कि जब ये इंसिडेंस हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग आसपास थे जिन्होंने मोबाइल में उन वीडियोस को रिकॉर्ड किया था। और ऐसा कहा गया है कि उस समय सेवांग नोरबू की इंस्टेंट डेथ नहीं हुई थी, उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सेवियर इंजरीज आ चुकी थी। जब ये इंसिडेंट की खबर पुलिस तक पहुंची थी, तो उन्होंने इमीडिएटली सेवांग नोरबू तक पहुंचने की कोशिश की और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन एक हफ्ते तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि जो डैमेजेस थे उनकी बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर सके। बढ़ते हुए आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा सोशल मीडिया और सारी इंटरनेट सर्विसेज को भी शट डाउन कर दिया गया था, और काफ़ी जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस किए जा रहे थे ताकि किसी तरह का आउटरीच या प्रोटेस्ट देखने को ना मिले। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को, काफ़ी सारे क्रेडिबल सोर्सेज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोग किसी पार्टिकुलर इशू को लेकर भड़क जाएं या उनके अंदर हेटरेड फैले। बाद में क्रेडिबल सोर्सेज के द्वारा इस बात को रिवील किया गया था कि 25 फरवरी के दिन आखिर हुआ गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन पोतला पैलेस के सामने सेवांग नोरबू चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी सारे स्लोगन्स रेज करते हैं। जो चाइना का ऑक्यूपेशन है तिब्बत के ऊपर, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्लोगन्स रेज करते हुए खुद पे गैसोलीन डाल लेते हैं और खुद को सेल्फ इमोलेट कर लेते हैं। उनकी पूरी बॉडी जलना शुरू हो जाती है। 25 फरवरी का वो दिन था जब सेवांग नोरबू के साथ ये हादसा हुआ था, लेकिन बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज का ऐसा कहना है कि उस दिन बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करके उस आग को बुझाने की कोशिश की थी, और कोशिश की थी कि सेवांग नोरबू की जान को बचाया जा सके। उनका ट्रीटमेंट किया गया एक हफ्ते तक, लेकिन 2 मार्च 2022 को उनकी डेथ हो जाती है। 25 फरवरी को जो इंसिडेंट होता है,
और 1 हफ्ते तक उनका लगातार ट्रीटमेंट चलता है और एट द एंड 2 मार्च 2022 को उनकी डेथ हो जाती है। अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का ऐसा कहना था कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया गया था। काफ़ी सारे अगर सोर्सेज को देखा जाए तो ऐसा कहा गया कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को गायब कर दिया गया था। उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को रिटर्न नहीं किया गया था। लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई। इवन उनकी बॉडी को उनके पेरेंट्स को भी रिटर्न नहीं किया गया था। सिर्फ उनकी फैमिली को ये इन्फॉर्म कर दिया गया था देयर सन इज़ नो मोर। लोग जो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे वो भी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की गई और ऑटोप्सी रिपोर्ट को भी पब्लिक नहीं किया गया था। कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। इवन इस इंसिडेंट के बाद जो सिवांग नोरबू की सोशल मीडिया प्रेजेंस थी उसे भी गायब कर दिया गया था। उनकी वेबो पर जो ऑलमोस्ट 6 लाख फॉलोअर्स थे वहाँ पर कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया गया था और उनके अकाउंट का रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उनकी डेथ से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को, काफ़ी सारी चीज़ों को सेंसर्ड कर दिया गया था। इवन जो लोग उनकी डेथ के बारे में जानना चाहते थे वो भी नहीं जान सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे टेम्पररी बैन लगा दिया गया था, जैसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज। लेकिन फिर भी लीक्स सामने आते रहे और लोगों को पता चलना शुरू हो चुका था कि सिवांग नोरबू की डेथ हो चुकी है। सिवांग नोरबू की डेथ के बाद काफ़ी सारा आउटरीच होना शुरू हुआ। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए, मेमोरियल्स निकालना शुरू किए। तिब्बतन के जो एक्साइल्ड ग्रुप्स थे, जो तिब्बतन कम्युनिटीज़ थी, वो एक साथ आई, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उनकी जो ऑडियंस थी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन्स स्टार्ट किए, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए। इवन उनकी यंग ऑडियंस के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए। सोशल मीडिया पर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई, इस इंसिडेंट को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई, बट एट द एंड ये इंसिडेंट्स सप्रेस कर दिया गया। तिब्बतन के एक्साइल्ड ग्रुप्स और तिब्बतन कम्युनिटीज़ जो इंडिया, USA, यूरोप या दूसरी कंट्रीज़ में थे, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए, काफ़ी सारे ट्रिब्यूट्स दिए और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को कंडेम किया। उनकी ऑडियंस के द्वारा बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए गए, जैसे कि #फ्री तिब्बत और #सिवांग नोरबू। सिवांग नोरबू की डेथ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को सेंसर कर दिया गया था और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स वॉच, तिब्बत वॉच और TCHRD के द्वारा चाइनीज़ गवर्नमेंट को कंडेम किया गया था। चाइना के द्वारा सिवांग नोरबू से रिलेटेड ऑनलाइन पोस्ट को, उनसे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया गया था। बहुत सारे कीवर्ड्स जो कि उनकी डेथ से रिलेटेड थे उनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लोग जब सिवांग नोरबू के वेबो अकाउंट पर जाकर बार बार कमेंट कर रहे थे, जहाँ की उनकी पोस्ट को शेयर कर रहे थे, तो इसके बाद चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा सिवांग नोरबू के वेबो अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया था, जिस पे उनके 6 लाख फॉलोअर्स हुआ करते थे। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद तो इस इंसिडेंट को कोई ऑफिशियल कवरेज नहीं दी थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स थे जिन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश की थी, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी, उनको भी सप्रेस कर दिया गया और काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स को नोटिस जारी कर दिए गए कि उन्हें इस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्लॉग से या वेबसाइट से हटाना होगा। लेकिन काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स की तरफ से फिर भी किसी ना किसी तरीके से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे लीक्स बाहर आते रहे। और ऐसा भी सुनने को मिला कि सिवांग नोरबू की डेथ के बाद उनके जो फादर थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हरास्ड किया गया था और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा था। और सुनने में आया कि सिवांग नोरबू की डेथ के बाद जो उनके फादर को जो टॉर्चर झेलना पड़ा उसकी वजह से उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। सिवांग नोरबू की जो डेथ का केस था, उनसे रिलेटेड जो वीडियोस थी वो आज भी इंटरनेट पर सरफेस कर रही हैं। काफ़ी सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया था, उनका केस एक सुसाइड का केस था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये एक सेल्फ हार्म का केस नहीं था, बल्कि इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई थी। लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत आउटरीच हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन फिर भी रियलिटी तो यही थी कि ये इंसिडेंट दब चुका था और एट द एज ऑफ 25, सिर्फ 25 साल की उम्र में एक फेमस टैलेंटेड सिंगर इस दुनिया से जा चुका था। हो सकता है सिवांग नोरबू के द्वारा पूरी दुनिया का टेंशन तिब्बत की ओर करने के लिए ये इंसिडेंट्स परफॉर्म किया गया हो, लेकिन रीज़न चाहे जो भी हो, रियलिटी तो यही थी कि सिवांग नोरबू एट द एज ऑफ 25 जा चुके थे। Alright guys, siవాंग 누구라 그런 게 꿀리 메시지 나서로 니도니 사니라 니 야다 거기 계좌다 먹고 계좌 tema 가능할 테마 니성나 되죠.
Weibo account hack chire but still ta go through the kemi kana gi ta khande chime ta dik ta pheba ta ma tse gya go yema de tsamo go su orda hine korangi mongo di chido ya khala ore career growth yora ya ko petro da ya hine ta jene ta mone ora so se ma so ine re ta ya phele da semshu ta ye baro ya phele da thonda 아니 리얼리티 쇼 가시네 통고 케로 가진 통고 케네 야미 있는 쇼를 통고 케시로요. 내가 통고 케시는 개미는 쇼가 되니까 제가 금세 케시키면야 뮤직 페베 너무 뮤직 겨라처러처러야 돼. 야미 겨나기다 슝이랜다. 내가 베전 샤이샤로. So 디즈다 페바는 나에 등에 대셔로게 하고 뭐 정말 딱 하고 와 버려요. 다라를 시작하스. 안 그런 쪽에 기시 차원 누구라 타 안디 다데 자에 페베 페 농로 여기 페베 싱가랜데 같이 쉐다 되는 레코멘데이션이나 아니 야 코멘트 들으실로 난 다라에 guys see you in the next video till then take care and rest in peace 아니 다라에 guys see you in the next video take care